अनलेस द सो कॉल्ड फिन इन्फ्लुएंसर सेबी लाइसेंस, मैं उसे स्कैमस्टर बोलता हूँ। इसमें मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। आप उनको देखो कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। वो अपने आप को मेसाया प्रेजेंट करेंगे, या फिर कि मैं इंडिया की इकोनॉमी बनाने में हेल्प कर रहा हूँ। नहीं, सिंपल सोचो ना, उनका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? जितने उनको व्यूज मिलते हैं उतना ज्यादा उनको रेवेन्यू आएगा। तो वो जो कंटेंट बना रहे हैं वो एडवाइस के लिए नहीं बना रहे हैं, ठीक है, वो बना रहे हैं व्यूअरशिप के लिए, आपको सुनने में अच्छा लगे। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064. Thank you. Welcome to another episode of TVT. Today we are here with Mr. Kshitij Prabhu, who is a SEBI licensed research analyst and the co-founder of Cura Capital. So let's welcome sir. Hi Niharika. Hello sir. And hi TVT podcast. Thank you for having me on the show. So I'm the co-founder of Cura Capital, and we work exclusively with working professionals with the concept of सुकून वाली investing. So मैं खुद एक SEBI licensed RA हूँ, एंड मेरी टीम में सारे सेबी लाइसेंस आरएस एंड आईएएस हैं। मैं खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल रहा हूँ उससे पहले। सो जितने भी पेन पॉइंट्स होते हैं, मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता था। सबको पता है कि इन्वेस्ट करना है, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है टाइम की। हमें कभी वो टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं उस चीज़ को इंडस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ पाऊँ, किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस कर पाऊँ। वहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ सुकून वाली इन्वेस्टिंग का। लेट्स गेट एन एक्सपर्ट एट क्यूरा कैपिटल जो ये चीज़ कर पाए। आप अपने काम पे ध्यान दो, हम आपके फाइनेंसेस पे ध्यान देंगे। So Kshitij sir, my first question is that how did you start your journey as a financial consultant? So पहले मैं एक्चुअली फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनने से पहले एक मैं इंजीनियर था। सबका उस टाइम पे वो ट्रेंड था कि आप इंजीनियरिंग करो फिर एमबीए करो। सो एक्चुअली मुझे इंजीनियरिंग साइड जाना था। अगर क्वालिफिकेशन से बात करूं तो मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। देयर आई गॉट एक्सपोज टू माई फ्रेंड्स की जो लोग उस टाइम पे इन्वेस्टिंग की बात करते थे, क्या मैं आगे जाके CFA करूंगा, MBA करूंगा फाइनेंस में, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर जब मैंने भी वो चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जॉर्व किया, मुझे भी उसमें इंटरेस्ट आया, देन आई वेंट फॉर माई हायर एजुकेशन। एंड उसके अलावा फिर वो जर्नी चलती रही, फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं उसके बाद। राइट। एंड सर, अक्सर लोगों के काफी क्वेश्चंस होते हैं कि लिमिटेड इनकम में वो अपने घर को, रिटायरमेंट हो गई और जो इमरजेंसी फंड्स होते हैं उनको मतलब कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, मिडिल क्लास फैमिलीज के साथ एक चैलेंज होता है कि एक लिमिटेड इनकम में उनको सारी एस्पिरेशंस करनी होती है। चाहे वो आपके अभी आपने जब जॉब स्टार्ट किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोगों का कि अब शादी कब करोगे, अब शादी हो जाएगी फिर क्वेश्चन आता है आपके बच्चे कब होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फिर उनकी प्लानिंग, और उसी ना कहीं पे वो रिटायरमेंट प्लानिंग आप मिस कर देते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस करते हैं, आप अपने घर की EMI, अपनी शादी, ठीक है, अगर आपको कार खरीदनी है आप उसको 1 साल 2 साल पोस्टपोन कर सकते हैं। रिटायरमेंट कभी पोस्टपोन नहीं हो सकता है। रिटायरमेंट टाइम बाउंड है, आपको रिटायर होना ही है। और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुझे लगता है मिडिल क्लास फैमिलीज भी मिस करती हैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर। सो सर, मतलब फैमिलीज में भी काफी देखते हैं कि लोग गोल्ड ज्वेलरीज खरीदते हैं काफी, तो आपको क्या लगता है, मतलब वो एज एन इमोशन खरीदते हैं या फिर एक दूसरा ऑप्शन भी होता है जो कि ETF होता है, गोल्ड ETF, तो कौन सा मतलब बेटर ऑप्शन है इनमें से? देखिए, सबसे पहले तो गोल्ड और ज्वेलरी सेम चीज नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग, मैंने ज्वेलरी ले ली कि हाँ वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। जब आप ज्वेलरी लेते हो आपके मेकिंग चार्जेस लगते हैं, आपको उसकी प्योरिटी पे डाउट होता है, आगे रीसेल का आपको सोचना होता है, ये सब फैक्टर्स होते हैं। एंड चाहे वो कल लेट्स से 20% है, अगर कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो वो आगे जाके बहुत मेजर अमाउंट एक बनता है। गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, 2-3 ऑप्शन, एक तो गोल्ड ETF जैसे आपने कहा, एक हो गया खरा सोना जिसे हम बोलते हैं गोल्ड बिलियन, जैसे सिंपल भाषा में बोलें गोल्ड बिस्किट्स जिसे हम कहते हैं। उसमें भी एक चैलेंज ये होता है कि आपको उसका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी देखना होगा, राइट। अगर आप घर पे रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको उसका एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। इसलिए मैं सजेस्ट सबको करता हूँ गोल्ड ETF, बेसिकली वो डिजिटल गोल्ड ऑप्शन आप कह सकते हैं। तो आपको भी उसके बारे में कभी सोचना नहीं है क्या प्राइस है, कितने में बिकेगा, अभी बेचना है मुझे 2 सेकंड लगेगा स्टॉक मार्केट में बेचने में, इक्विटी मार्केट्स में। इसीलिए मैं सबको गोल्ड का वो बोलता हूँ। ज्वेलरी को
एज एन इमोशन ट्रीट कीजिए, बिल्कुल पहननी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कि हमको भी ज्वेलरी खरीदनी नहीं है, ऐसा कुछ में मेकिंग चार्जेस हैं, लेकिन फिर उसको एक डिजाइन के तरीके से ही देखिए कि वो आपके क्वालिटी को एनहांस कर रहा है, नॉट योर इन्वेस्टमेंट। राइट। एंड सर अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो मतलब कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगा आपके अकॉर्डिंग? देखिए, अगर आप गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गोल्ड में बहुत से ऑप्शंस हैं। आप अगर ईटीएफ में बात करें तो निपॉन का गोल्ड ईटीएफ है, एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ है, एंड दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू योर गोल्ड प्राइस। जैसे जैसे मार्केट में गोल्ड की वैल्यू ऊपर नीचे होगी, इनके भी प्राइस कम ज्यादा होंगे। इसमें आपको कभी ये नहीं सोचना कि वो 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, या 22 कैरेट बोल के उसने मुझे 20 कैरेट दे दिया, इसकी आपको कोई टेंशन ही नहीं। तो अगर मुझे कोई ऑप्शन मिल रहा है जो मैं अपने फोन से खरीद बेच सकता हूँ, मैं क्यों ना उसको एज एन इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करूँ। सो सर हम यूजुअली देखते हैं कि मतलब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, या तो अपनी सेविंग्स तोड़ देते हैं या फिर क्या करते हैं कि एजुकेशन लोन लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बेटर ऑप्शन कौन सा है इनमें से? देखिए, कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि मेरी वजह से मेरे फादर की या मेरी मदर की लाइफ इफेक्ट हो, या मेरे वजह से मेरे बच्चे की एजुकेशन इफेक्ट। नाउ दैट बीइंग सेड, हमें एक चीज देखना होगा कि अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में बोले, पहली बात, आपको अपनी सेविंग्स या कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने जो सेव कर रखा है लाइफ में, उसको ब्रेक नहीं करना होगा। मिडिल क्लास फैमिलीज में गलती क्या करते हैं, उन्होंने जो भी कॉर्पस बनाया, पूरा कॉर्पस एजुकेशन पे लगा दिया। हाँ, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बच्चे को पढ़ाना नहीं है, मैं किसी भी वे में अपने ऑडियंस को भी ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं, आपको सबसे पहला, हाँ, आपके जो भी बच्चे जिसके ऊपर एजुकेशन लोन है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो आपको उसको भी रिबेट मिलती है, इनकम टैक्स के उसमें भी देखूँ। सो लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट से मैं कहूँगा कि एजुकेशन लोन बेटर है। ओके। एंड सर अगर हम सैलरी के सिनेरियो से बात करें, जैसे कि अगर ऐसा होता है कि अगर कोई दूसरी जॉब पर शिफ्ट कर रहा है, वहां पे उनकी सैलरी इंक्रीज हुई है, ठीक है, जैसे सीटीसी जंप हम बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस इंसान का माइंडसेट क्या होना चाहिए? क्योंकि तब उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं कि उन्हें यहाँ पे अब खर्चे बढ़ाने हैं, लग्जरी चीजें उन्हें चाहिए होती है लाइफ में। तो आपको क्या लगता है कि उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, जो ये लोग बोलते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ी तब भी मैं कुछ सेव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल अग्री नहीं करता। जो मैंने ट्रेंड देखा है लोगों को क्या होता है कि ओके, मेरी सैलरी बढ़ी, मेरा सीटीसी बढ़ा, तो अगर मैं पहले एक एप्पल की स्मार्ट वॉच पहनता था, वो मेरी रोलेक्स की आ जाती है, चाहे इसकी रिक्वायरमेंट टाइम दोनों उतना बताएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको, अगर आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स हो गया, जहाँ पे, और इफ यू आर इंटरेक्टिंग विद हाई नेटवर्क क्लाइंट्स, तो जहाँ पे यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ अप। इनफैक्ट मेरा दोस्त भी है, he works with industrial family offices, उसकी रिक्वायरमेंट है बिकॉज ही वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी। लेकिन अब वहीं पे मैंने ऐसे लोग को भी देखा है, आईटी में जॉब करते हैं, निकल में मीटिंग लेते हैं, वीडियो कॉल लेते हैं, उसके बाद सैलरी इंक्रीज हुई, मैंने रोलेक्स खरीद ली। सो दैट्स नॉट अ वेरी प्रूडेंट डिसीजन। आप अपने एक्सपेंसेस को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बजट कीजिए। इन्वेस्टमेंट्स को एज एन एक्सपेंस ट्रीट मत कीजिए। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं सैलरी बढ़ने के साथ, एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं सैलरी बढ़ने के साथ, आपके इन्वेस्टमेंट्स भी उसी रेशियो में इंक्रीज होनी चाहिए। राइट। एंड सर ये जो बजटिंग रूल होता है 50/30/20, तो सबसे पहली चीज, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है? एंड दूसरी चीज कि ये हमारे लिए एक्चुअली प्रैक्टिकल है कि नहीं है? देखिए, जो 50/30/20 वाला जो रूल कहते हैं, वो बेसिकली होता है आपका 50% आपकी जो नीड्स हैं, 30% मैं कहता हूँ वॉन्ट्स। ऐसा भी नहीं है कि हमें केवल रोटी कपड़ा मकान टाइप चीज पे स्टिक करना है, नहीं, आपके थोड़े से एस्पिरेशंस होते हैं, घूमना फिरना भी होना चाहिए। एंड रिमेनिंग 20% मैं बोलता हूँ शुड बी योर इन्वेस्टमेंट्स। नाउ होता क्या है, ये एक्चुअल रूल है, होता क्या है, लोग 50% अपनी ईएमआई में निकालते हैं, 30% बिकॉज किसी ने कहा था, या समाज का प्रेशर है, या शादी में मुझे लगाना है, और रिमेनिंग 20% अपने खर्चे में। ये बिल्कुल गलत। होना क्या चाहिए आपका 50/30/20, जैसे आपने कहा कि अगर आपके ये रेशियो है, हो सकता है चेंज भी करे, भाई किसी का हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, किसी की कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, उस केसेस से आप इसको चेंज कर सकते हो। मैं ये भी नहीं कहूंगा नहीं आपको 50% अपनी नीड्स पे स्पेंड करना है, कम है, अच्छी बात है। हो सकता है किसी का 60/30/10 हो, किसी का 60/10/30 हो, वो नंबर्स वेरी है। लेकिन उसमें ये जो 3 बकेट्स मैंने बताई, एक इन्वेस्टमेंट का, एक वॉन्ट्स का, ये आपके माइंड में मेंटली क्रिएटेड होनी चाहिए। इतना पैसा मेरा इन्वेस्टमेंट में जाएगा, इतना, और इसको डिसिप्लिन वे में आपको इन्वेस्ट करना है। राइट। ऑल्सो सर इसी से क्वेश्चन आता है, काफी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब हमें ईएमआई करवानी चाहिए, चाहे किसी भी चीज की हो, फोन की हो, कार की हो, तो आपको क्या लगता है बेटर ऑप्शन है ये? अगर आप एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हाँ यार, मुझे 8% 10% में लोन मिल जा रहा है, 15% लेट्स से मैं इन्वेस्ट करके कमाता हूँ, तो हाँ,
लेकिन आप रियलिटी समझिए, आपका जो ईएमआई जो आपका एक्सपेंस है वो फिक्स्ड है, ठीक है। लेट्स से आपकी जॉब चली गई तो ऐसा नहीं कि वो ईएमआई भी आपकी पोस्टपोन हो जाएगी, देन आपको अपने प्रिंसिपल अपनी सेविंग से पैसा निकालना हो। ईएमआई तभी पे जाना चाहिए जब आपके पास उसका एक बैकअप हो, आपका इमरजेंसी फंड एक ऐसा है। नहीं तो आप एक डेट ट्रैप में होंगे, जो आजकल हो भी रहा है। अगर आप देखें कि 80% आईफोन्स, 70% फोर व्हीलर्स, ये सब ईएमआई से जा रहे हैं। सो उस केस में जरा सा भी कुछ अप एंड डाउन हुआ, आपकी पूरा फाइनेंशियल आपके एक्सपेंसेस हिल जाएंगे, एंड देन यू विल एंड अप इनटू अ डेट ट्रैप। आप उस पे इंटरेस्ट आप पे करते रहोगे लाइफ टाइम। सो सर हम देखते हैं कि काफी जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो आप उनको क्या फाइनेंशियल एडवाइस देना चाहेंगे कि उनके लिए क्या बेटर रहेगा आगे जाके? बिल्कुल, देखिए जब कोई अपनी फर्स्ट जॉब में जाता है तो ऑब्वियसली एक एक्साइटमेंट होता है, फर्स्ट पे चेक आता है। लेकिन मेरा मानना है उस पे चेक के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, आपकी खुद की, आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर की। तो उसमें मैं लोगों को 3 सलाह देता हूँ, जब भी आप एम्प्लॉयमेंट फील्ड में आए या करियर में आए। सबसे पहला, आप अपने आप को अपस्किल कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है, मैं कैसे अपस्किल करूँ, मैं फाइनेंस का बंदा ही नहीं हूँ। उसका सिंपल है, आप यूट्यूब पे जाओ, स्टडी अबाउट फाइनेंशियल रेशियो। लोग गलती क्या करते हैं, लोग फाइनेंस में इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने लगते हैं एक्सेट्रा। मैं कहूँगा नहीं, पहले अपनी बुक्स पे जाओ, क्या होता है बेसिक स्टॉक मार्केट, क्या होता है म्यूचुअल फंड, क्या होता है, उस पे जाओ। सेकंड, मैं सजेस्ट करूंगा बी अपडेटेड कि मार्केट में क्या हो रहा है, ग्लोबली क्या हो रहा है, न्यूज से अपडेट करो। अगर ईरान इसराइल का कुछ फियास्को हुआ, उससे ऑयल कैसे इफेक्ट होगा, ऑयल के स्टॉक्स कैसे इफेक्ट होंगे, वो एक कोरिलेशन आप बनाओ, पूरे लिंक बनाओ। और तीसरा मैं बोलता हूँ, स्टार्टिंग से ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, अपनी बजटिंग कीजिए। बजटिंग बोरिंग लगती है स्टार्टिंग में, किसी को मैं बोलूँ इतना पैसा है रखना है, क्योंकि वो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है एक्सपेंस नहीं माना जाता, उसको इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, जब मेरा इतना पैसा बचेगा तभी मैं इसको रखूंगा। नहीं, उल्टा काम है। इतना पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब जो मेरा पैसा बचा है इसको जाके मुझे अपनी लाइफ में गुजारा करना है। राइट सर। एंड सर आजकल हम सोशल मीडिया पर भी काफी फिन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो हमें काफी टिप्स एडवाइसेस देते हैं और उनसे हम काफी इन्फ्लुएंस भी होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो चीज जो है हमारे लिए बेटर है, सही है? देखिए, अनलेस द सो कॉल्ड फिन इन्फ्लुएंसर इज सेबी लाइसेंस, मैं उसे स्कैमस्टर बोलता हूँ। इसमें मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। आप उनको देखो कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। वो अपने आप को मेसाया प्रेजेंट करेंगे, या फिर कि मैं इंडिया की इकोनॉमी बनाने में हेल्प कर रहा हूँ। नहीं, सिंपल सोचो ना, उनका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? जितने ज्यादा उनको व्यूज मिलते हैं उतना ज्यादा उनको रेवेन्यू आएगा। तो वो जो कंटेंट बना रहे हैं वो एडवाइस के लिए नहीं बना रहे हैं, ठीक है, वो बना रहे हैं व्यूअरशिप के लिए, आपको सुनने में अच्छा लगे। और एक्चुअली ये चीज इलीगल भी, अगर आप देखें रिसेंटली सेबी ने कई इन्फ्लुएंसर्स पे पेनल्टी भी लगाई है, एंड मोटी मोटी पेनल्टी लगाई, 50 या 70 या, बिकॉज उन्होंने अपने आप को ऐसा गॉड प्रेजेंट किया और एक मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो प्लीज कभी भी आप कोई भी एडवाइस लें, इंश्योर कि वो सेबी लाइसेंस आ रहे हैं या आई है, बिना उसके नॉट द राइट पर्सन। आप झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे ना दवा की एडवाइस लेने, आप एक एमबीबीएस या उस फील्ड में जो एक्सपर्ट होगा उसके पास जाएंगे। या बिल्कुल सर। ऑल्सो सर आई वॉन्ट टू आस्क वन थिंग, एज वी नो दैट आप भी मतलब MBA ग्रेजुएट हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है कि आप अगर मतलब पीछे जाते, इफ यू कुड गो बैक, तो आप क्या चेंजेस करते, या फिर अभी जब आपने MBA कर लिए है तो उसके बाद मतलब आपने क्या क्या स्टेप्स लिए? अगर मैं उसको रिकलेक्ट करूं तो हाँ, एमबीए की लाइफ बहुत एक्साइटिंग थी। बीइंग इन अ प्रीमियम कॉलेज, बीइंग इन आईआईएम, वो फ्लेक्स करने को भी लगता था, दोस्तों को बताने में भी अच्छा लगता था क्या मैं आईआईएम से कर रहा हूँ, ये है वो है। आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट पार्टीज में जाते हो, यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ सीनियर फोक्स जो वेटरन्स इंडस्ट्री के। लेकिन वो बाहर की दुनिया है, एक और रियलिटी है, ग्राउंड पे चीजें अलग होती हैं। और आपने जो लर्निंग की बात की, मेरी सबसे पहली लर्निंग यही थी कि ऑफिस में एक एसी रूम में बैठ के पीपीटी अच्छी से बनाना एफएक्स के साथ बहुत इजी है, ग्राउंड पे काम बहुत डिफरेंटली होता है। पहला ये। दूसरा, एमबीए में हम लोग बहुत एक मायोपिक व्यू लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे बुक्स में ऐसा पढ़ाया गया, मुझे ऐसे देखना है तो ऐसे ही देखना है। ग्राउंड पे चीजें बहुत डिफरेंट होगी। इनफैक्ट अगर आप रिसेंट स्टार्टअप्स भी देखें जो आए, जरूरी नहीं कि उसमें सबने आईएम से ही एमबीए किया था। इनफैक्ट वो लोग नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने उस पेन पॉइंट को सॉल्व किया। तो वहां पे हमें एक अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होता है। अगर मैं कुछ चेंज कर सकता होता, आपने जैसे पूछा कि अगर मैं 10 साल पहले जाता, तो शायद मैंने पर्सनल ग्रूमिंग पे ज्यादा ध्यान दिया होता, लर्निंग पे। कि ऑब्वियसली मैंने एकेडमिक चीजें पढ़ी, बट एक स्किल्स जो डेवलप करने होते हैं, पर्सनल स्किल्स, उस पर ज्यादा ध्यान दिया होता। probably I would have figured out a second source of income,
ऑब्जेक्टिव मेरा ये नहीं था कि मेरे को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करनी है, बट मैंने उसकी तरफ काम करना शुरू किया होता। तो शायद ये दो चीजें मैं अपने एमबीए के टेन्योर में चेंज की होती मैंने। या बट सर अभी आपने बोला कि साथ साथ आप एमबीए कर रहे थे, तो उसके बाद कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, मतलब उस टाइम पे कोई जॉब करना या फिर फ्रीलांसिंग करना वो पॉसिबल होता, क्योंकि तब अपना पूरा टाइम वहीं पे इन्वेस्ट कर रहे होते? नहीं, देखिए, मैं एमबीए के साथ फर्स्ट फोकस शुड बी योर एकेडमिक्स, बट आप स्किल्स डेवलप कर सकते हैं ना। आपको ऑब्जेक्टिव वहां पे जॉब करना नहीं होना चाहिए, आपका चीजें सीखना होना चाहिए। 10 साल पहले उतना ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं था चीजों का। अगर मैं आज की कंपैरिजन करूं, कोविड के बाद तो हर चीज आपको यूट्यूब पे मिल जाता। स्पेंड टाइम ऑन इट, स्टडी पर्सनल फाइनेंस, आप स्टडी कीजिए। मैंने सबसे बड़ी गलती अपनी जो की, मैंने अपने पर्सनल फाइनेंसेस, मैं कंपनीज के लिए पीएनएल देख रहा हूँ, बैलेंस शीट देख रहा हूँ, उनकी मैनेज कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर था मेरा, बट मैंने कभी अपने लिए वो चीज नहीं की। लेट शुरू की मैंने जाके, प्रॉब्ली वो चीज मैंने पहले शुरू की होती। तो आप कीजिए, फ्रीलांसिंग कीजिए सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, rather than डूइंग अ जॉब। आंसर, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू दोस पीपल जो मतलब अभी चाहते हैं एमबीए स्टार्ट करना, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे कर सकते हैं वो? ओके, जो एमबीए करना चाहते हैं उनके लिए पहला, माइंड को ओपन कीजिए, खुला रखिए एकदम, व्हाइट बोर्ड। आप एमबीए बी स्कूल में जब आप जाते हैं, सबसे बड़ी लर्निंग आपकी ये होती है, आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोगों से मिलते हैं, इंडिया में, नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, डिफरेंट बैकग्राउंड से, कॉमर्स के, आर्ट्स, लीगल, डॉक्टर। तो अपने आप को ओपन रखिए, माई वे और द हाईवे वाला एटीट्यूड मत रखिए। पहले से अपने आप को समझा दीजिए। दूसरा, व्हाट्स हैपनिंग इन दी मार्केट्स, क्योंकि आपकी जो भी बिजनेस न्यूज होती है, आप 3-4 न्यूज चैनल हैं, आप मिंट ले लो, इकोनॉमिक टाइम्स, न्यूज पेपर्स आते हैं इसके, कोई से भी ले लो, उनको पढ़ो, न्यूज सेम ही रहती है, बट यू हैव टू बी अपडेटेड। एंड देन आपको वो ट्रेंड दिखना शुरू होगा कि एक एक पॉइंट, एक एक न्यूज लिंक है मार्केट से, व्हाट्स गोइंग इन द इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, हर चीज पूरा एक सर्किल, एक पूरा इकोसिस्टम है। अगर आपको वो चीज आती है तो आपके लिए एमबीए का इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ईजी हो जाता है। सो क्षितिज सर, आपके पास काफी क्लाइंट्स आते हैं फॉर फाइनेंशियल एडवाइस, तो आपके पास काफी मिडिल क्लास लोग भी आते हैं और वेल्दी पीपल भी आते हैं, तो उनमें आप मतलब क्या डिफरेंस देखते हो, वो आप बता सकते हैं? सबसे बड़ा जो मैंने डिफरेंस देखा, उनके सोचने के नजरिए में देखा है। एक मिडिल क्लास फैमिली का जो मैंने ओरिएंटेशन देखा, आई अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं। 3 गलतियां करते हैं। पहला, शॉर्ट टर्म। दूसरा, कि समाज क्या कहेगा, जिसमें आधी दुनिया परेशान है। और तीसरा, वो कभी अपनी प्लानिंग नहीं करते हैं। वहीं पे अगर मैं कंपेयर करूँ, जो मैंने एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देखा या वेल्दी लोगों को देखा, वो कोई भी कॉल लेते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी छोटा से छोटा डिसीजन, चाहे वो एक फोन खरीदना हो, चाहे 4 व्हीलर खरीदना हो, वो लॉन्ग टर्म देख के करते हैं। पैसा ज्यादा आने से या सैलरी से नहीं होता है, पैसा आपका राइट मैनेजमेंट से होता है। उनके में ये चीज होती है कि कभी भी कोई भी वो कॉल ले रहे हैं, उनकी प्लानिंग पहले से फिक्स होगी। जरूरी नहीं कि आपको अगर हर ट्रिप में, वेकेशन में जाना है, जस्ट बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम पे देखा मेरा दोस्त ताज में रुकता है, ठीक है, 5 स्टार या 4 स्टार में भी रुक सकता है, ऐसा कोई मेजर इफेक्ट नहीं आएगा अगर आपके फाइनेंशियल उसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो बिल्कुल आप 5 स्टार के, आप 7 स्टार रुको। सो मिडिल क्लास में जो एस्पिरेशनल लेवल है, वो नॉलेज से ज्यादा आपके एक्सपेंसेस में दिखता है। वहीं पे वेल्दी क्लास में वो जो एस्पिरेशनल लेवल है, वो आपकी नॉलेज और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में दिखता है। और सर, स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो ये काफी ट्रेंड में चल रहा है टॉपिक आजकल, कि लोगों को इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, करना भी चाहिए कि नहीं, खासकर कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो डरते हैं कि उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? श्योर, देखिए, आपके क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट्स में आंसर करूंगा। पहला, कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब बेसिकली क्या कीवर्ड्स और मुझे क्या गाइडलाइंस रखनी चाहिए। दूसरा, कि क्या गलतियां करते हैं लोग, या कहाँ पे उनको रिस्क आता है, कि डर होता है, पैसा जाता है। पहला आंसर का बहुत सिंपल, 3 क्वेश्चन है, 3 आंसर्स हैं। अपडेटेड रहिए, यूट्यूब पे चीजें देखिए, पढ़िए, फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं, बैलेंस शीट क्या होती है, उसको जानिए। ठीक है, आते हैं दूसरे बात पे। दूसरा क्वेश्चन का आंसर, हम लोग कहते हैं कि गलतियां क्या होती है। अब आते हैं इस पे, इसका आंसर कैसे है। अब जिससे मैंने कुकिंग शुरू की, जब मैंने पहली बार बनाया खाना, तो मैंने एक एक का मेजरमेंट लिया, बुक में जैसे जैसे बुक में लिखा था मैंने ऐसे फॉलो किया। खाना बहुत अच्छा बना, मैं खुशी खुशी मैंने खा भी लिया। हाँ, मुझ में ओवर कॉन्फिडेंस आया। नेक्स्ट टाइम जब आया, भाई मुझे मेरे गेस्ट पे, मैंने गेस्ट को बुलाया, हाँ यार मुझे आता है, मैं देख लूंगा। मैंने हर चीज अंदाजे से डाली। करते हैं, बहुत कॉमन सी पॉलिसी है, हम सब लोग करते हैं। खाना खराब बना, वहां पे मैं गैस को नहीं बोलूंगा, मैं उस बर्तन, उस वेसल को नहीं बोलूंगा, या मैंने उस चावल को नहीं बोलूंगा कि बिकॉज वो खराब था इसलिए मेरा खाना खराब बना।
मैं वहां पे अपने ओवर कॉन्फिडेंस को बोलूंगा। मार्केट में भी लॉन्ग टर्म में आपका लॉस आपकी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होता है, मार्केट की वजह से नहीं होता। आप सिंपल निफ्टी का चार्ट खोलिए, अगर आपने एक इंडेक्स फंड में लगाया होता पैसा, 12-13% लॉन्ग टर्म आपको मिलना ही मिलना है। क्षितिज सर, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि मतलब हमारे ऑडियंस को अगर आप एड्रेस करना चाहेंगे, उन्हें बताना चाहेंगे कि अगर किसी पर्सन को लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप उन्हें क्या अंडररेटेड जो हैबिट्स है वो सजेस्ट करेंगे? सबसे बड़ी अंडररेटेड हैबिट है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपेंस की तरह मत देखिए, ठीक है? वो आपका एक एसेट है जो लॉन्ग टर्म में देगा। दूसरा, पेशेंस। लोगों में पेशेंस नहीं है, सबको रातों रात पैसा डबल करना है, 6 महीने में पैसा डबल करना है। हमने देखे कितने स्कैम्स भी होते हैं जी। इसी वजह से होते हैं। यू गेट लेवर्ड इनटू इट कि यार मुझे ये करना है। ये बहुत अनछोटी सी चीज लगती है कि यार सबको लगता है कि यार 6 महीने में पैसे कैसे डबल हो सकते हैं, लेकिन पीपल आर स्टिल बिकमिंग विक्टिम ऑफ इट। एंड तीसरा, कभी भी आप कोई भी एडवाइस लें किसी कंसल्टेंट के थ्रू, इंश्योर कि वो सेबी लाइसेंस है या नहीं। बिकॉज जैसे ही उनके पास सेबी का लाइसेंस आएगा, गाइडलाइंस होती हैं, तो आपको कोई गलत एडवाइस जैसे ही देगा, बल्कि दे ही नहीं सकता आपको, बिकॉज वो लीगली लाइबल हो जाता है। तो आपको एडवाइस हमेशा वहां से सही मिलेगी। ये 3 चीजें आप फॉलो कीजिए, आपका पोर्टफोलियो डेफिनेटली ग्रीन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट। आपको किसी भी फाइनेंशियल रिलेटेड सजेशन चाहिए फ्रॉम सेबी लाइसेंस एक्सपर्ट्स, आपको स्क्रीन पे जो डिटेल्स दिख रहे हैं उस पर आप रीच आउट कर सकते हैं।